हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएड पार्ट 1 के कोर्स लर्निंग एंड टीचिंग के लिए मिल रहे हैं। जब हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग बीएड पार्ट 1 के कोर्स में क्यों है और एक टीचर बनने के लिए ये कोर्स कितना सहायक है, इसके बारे में बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि मोटिवेशन या प्रेरणा एक शिक्षक के लिए कितना ज़रूरी है ये जानना कि एक शिक्षक होते हुए वो बच्चों को किस प्रकार से प्रेरणा दे। तो हम लोग सबसे पहले कोर्स 3 टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में देखेंगे। कोर्स 3 टीचिंग एंड लर्निंग, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अधिगम और शिक्षण। अधिगम और शिक्षण, जिसको और भी शुद्ध रूप में, अच्छे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि सीखना और सिखाना। इस चैप्टर का नाम है सीखना और सिखाना, लर्निंग एंड टीचिंग। यहाँ पे जो सीखना और सिखाना है, इसमें इस सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि एक टीचर को जब वो बीएड का कोर्स कर रहा हो तो वो जान पाए कि एक टीचर के रूप में किस तरह से वो बताए या किस तरह से वो उस विषय के बारे में जाने कि बच्चों को सिखाने के लिए वो उसके लिए लाभदायक हो। इस सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि लर्निंग प्रोसेस, सीखने की पद्धति या प्रक्रिया, जिसमें आप जानिएगा कि बहुत सारे विद्वान किस तरह से ये बताए हैं कि सीखने की प्रक्रिया एक मानव में किस प्रकार से चलती है और उसके अनुसार से किस प्रकार से कार्य होता है। इसमें हम लोग बहुत सारी बातों को देखेंगे, जैसे थियोरीज ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट लर्निंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसके बारे में जान करके आपको पता चलेगा कि बहुत सारे विद्वान सीखने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए आपको किस प्रकार से ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया जाए या किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किया जाता है, उनके मानसिकता के अनुसार से, या कह सकते हैं उनके मनोविज्ञान के अनुसार से, एक बच्चे के मनोविज्ञान के अनुसार से किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इस बारे में बातचीत की गई है इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है मेमोरी, या फिर कह सकते हैं स्मृति। एक मनुष्य के पास किस प्रकार की स्मृति होती है और उस स्मृति में वो किस तरह से स्टोरेज रखता है और उसको किस तरह से अपने ज़िंदगी में टाइम टू टाइम यूटिलाइज करता है और अपने काम को सुचारू रूप से करता है। यहाँ पे जो मेमोरी है ये इसी के बारे में बताता है, किस प्रकार की मेमोरी होती है, मेमोरी क्या है, किस तरह से इसका काम होता है, किस तरह से काम चलता है, किस तरह से बच्चों को मेमोरी के तहत या स्मृति के लिए, याद रखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। क्लास के अंदर शिक्षक किस तरह से मोटिवेट करते हैं क्लास के अंदर कि बच्चे बड़े ही अच्छे तरीके से सीख सकें। फिर आता है तीसरा चैप्टर मोटिवेशन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा जब भी होता है तभी कोई मनुष्य किसी काम को करता है। ये एक सीधा सिद्धांत है एक ह्यूमन बीइंग के मनोवैज्ञानिक तौर पे कि अगर एक ह्यूमन बीइंग कोई काम करता है, चाहे वो कोई भी हो उसकी ज़िंदगी में, पढ़ना लिखना या फिर लाइफ
के लिए कोई भी और भी काम, जैसे कोई नौकरी करना है, वो तभी करता है जब उसके अंदर कोई प्रेरणा हो, कोई ज़रूरत हो, और उस प्रेरणा के आधार पे, उस ज़रूरत के आधार पे वो काम करता है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे मोटिवेशन में बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चों में प्रेरणा डाल करके या मोटिवेशन इंक्रीज करके बच्चों को पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए मोटिवेट कर दिया जाए, सिखा दिया जाए कि वो सीख करके जाने कि किस प्रकार से सीखना होता है, किस प्रकार से प्रेरणा के द्वारा बच्चों में सीखना होता है या सिखाया जाता है। चौथी बात है, चौथा चैप्टर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे निर्देशन और परामर्श। ये अगर हम निर्देशन और परामर्श इस चैप्टर को देखेंगे तो ये सीधे तौर पे एक चिकित्सकीय विज्ञान या मेडिकल साइंस का एक रूप है। जब कोई भी पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर के एक डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर उसको इलाज करने से पहले, उसका इलाज करने से पहले गाइडेंस और काउंसलिंग करता है, उसका निर्देशन और परामर्श करता है और उसको दवाई देता है, परामर्श के रूप में उसको दवाई देता है। यहाँ पे एक शिक्षक या एक ट्रेंड व्यक्ति बच्चे को निर्देशन और परामर्श देता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, किस प्रकार से ज़रूरी है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से उसको गाइडलाइन देता है और उससे अपना काम कराता है। यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बहुत सारे फेजेस में आपको देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे कि किस प्रकार से गाइडेंस एंड काउंसलिंग किस किस तरह के होते हैं और बच्चों के लिए वो किस तरह से फ़ायदेमंद होते हैं कि वो बच्चे उनको देख करके, उनको जान करके बहुत ही अच्छे तरीके से जान करके, समझ करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, चाहे वो किसी भी फेजेस में हो। फिर है लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन, सीखना और विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक के लिए सीखना ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे आसपास के माहौल में हम जैसे साधारण रूप के ही बच्चे पढ़ते हैं ऐसी बात नहीं होती है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में कुछ कठिनाई होती है, उनको भी किस प्रकार से सिखाया जाए, बताया जाए, ये इस चैप्टर में है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, खास बातें हैं डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म, अटेंशन डिफरेंसेस डिसऑर्डर, ये सारी जो बातें हैं ये आप लोग भी अभी तक बहुत सारी बातें सुन चुके होंगे। खास तौर पे डिस्लेक्सिया और ऑटिज्म के बारे में सुन चुके होंगे, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये पूरे साल भर का आपके कोर्स में ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, टर्म एंड कंडीशन है जिसको कि आपको पढ़ने हैं। आज हम लोग मोटिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा 3rd यूनिट या 3rd चैप्टर है, मोटिवेशन, या जिसको हम प्रेरणा कह सकते हैं या अभिप्रेरणा कह सकते हैं। मोटिवेशन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। मोटिवेशन क्या है? अगर हम मोटिवेशन को देखेंगे तो मोटिवेशन का टर्म जो है वो बहुत ही साधारण रूप में हमें दिखाई पड़ता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम। अगर कहें तो बच्चों को सिखाने के लिए उसे प्रेरित करके सिखाना पड़ता है, उसे प्रेरणा दे करके उसको इनकरेज करना पड़ता है कि आपको पढ़ना है और इसके लिए आपको बहुत सारी बातों को करके
उनको प्रेरणा देने की कोशिश की जाती है। अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो प्रेरणा वाली बातें जो होती हैं वो प्रेरणा देने की प्रक्रिया अनेकों किस्म से हो सकती है। कि एक बच्चे को मोटिवेट करके, जो एक टीचर चाह रहा है, एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट पढ़े, मन लगा के पढ़े और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो और आगे चल के अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए। जब इस तरह की बातों को देखने की कोशिश की जाती है या इस तरह की बातों को जानने की और समझने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से बच्चों को प्रेरणा दिया जाए, तो यहाँ पे प्रेरणा के लिए अनेकों बातों को ध्यान में देखना पड़ता है। सबसे पहली बात कि बच्चा किस अवस्था में है कि उसको प्रेरणा दिया जाए। अगर प्रेरणा वाली बातों को ध्यान में देखा जाए तो हम बहुत सारे पिक्चर्स जो कि हमारे बॉलीवुड के पिक्चर हैं वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे के पास जब वो प्रेरणा आ जाता है तो वो बहुत सारा काम करता है। उसके अंदर में मन करता है, मन में उसे लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए और वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरित हो जाता है और तब वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अब किस प्रकार से करता है? अगर हम बॉलीवुड के एक पिक्चर जो कि जिसका नाम था जो जीता वही सिकंदर, जिसमें अगर याद करेंगे तो आमिर खान मुख्य भूमिका में थे। उस पिक्चर में ये दिखाया गया कि एक साइकिल रेस की कहानी थी। पिता को साइकिल चला करके रेस जीतना था और रेस जीतने के लिए कोई था नहीं, उसके पास 2 बच्चे थे जिसको कि वो साइकिल चला करके जिताना चाहता था, लेकिन उसके बच्चे साइकिल चला के जीतने की इच्छा नहीं रखते थे। लेकिन पिक्चर के अंत तक ऐसी परिस्थिति बन गई कि बच्चे के सामने में एक ही उद्देश्य हो गया कि अगर मुझे कुछ करना है तो साइकिल चला के इस रेस को जीतना है और किसी भी तरह से जीतना है। ये अंदर से उसको जो प्रेरणा मिला कि मुझे किसी भी तरह से इस साइकिल रेस में जीत करके फर्स्ट प्राइज़ लेना है, उस दिन से वो उस साइकिल रेस में जीतने के लिए मेहनत करने लगा। जैसे कि सुबह उठ करके साइकिल चलाने लगा और मेहनत करने लगा, बहुत अनेकों तरीके से मेहनत करने लगा और वो फाइनल के रोज़ साइकिल चला करके फर्स्ट प्राइज़ जीत गया। इस पिक्चर में यही दिखाया गया, जो जीता वही सिकंदर में, कि अगर कोई भी मनुष्य, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो तेज हो, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, अगर वो तेज ना भी हो तो प्रेरणा एक ऐसी कुंडी है, एक ऐसी चाबी है जिससे एक मनुष्य को प्रेरित करके किसी भी ऐसे काम जो कि एक मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, कह सकते हैं कि एक मनुष्य के लिए ऐसा लगे कि वो नहीं कर सकता है, वैसे काम को वो बड़े ही आसानी से या बड़े ही सफलता के साथ वो कर सकता है और उसमें सफलता हासिल कर सकता है, जिसको सभी लोगों ने ये मान लिया हो कि ये इसके बस की बात नहीं है और वो उसको कर सकता है। तो मोटिवेशन इस तरह का ही एक बात है जिससे कि एक मनुष्य के अंदर प्रेरणा जागा करके, मोटिवेशन उत्पन्न करके
उसे किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, चाहे उसके पास शक्ति हो या नहीं हो। अगर हम लोग एडुकेशन में देखेंगे तो प्रेरणा जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है वो किसी न किसी समस्या को लेकर के उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात कि एक बच्चे को कैसे तैयार किया जाए कि वो सीख सके। अगर एक टीचर के सामने ये पूछा जाए कि बच्चे को पढ़ाना है तो एक टीचर के लिए बहुत ही विकट प्रश्न है कि वो किस तरह से बच्चे को पढ़ाए, किस तरह से एक बच्चे को इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाए कि वो बच्चा पढ़े। ये बहुत ही जटिल समस्या या जटिल प्रश्न है एक टीचर के सामने, और टीचर को वो काम करने हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, उसे उत्तेजित करना है और उसको पढ़ने के लिए तैयार करना है। एक तरीके से इसको भी देख सकते हैं कि अध्यापक के सामने इस समय, एक टीचर के सामने इस समय एक ऐसी समस्या है कि घोड़े के सामने पानी तो ले जा सकते हैं लेकिन उसको पिला नहीं सकते हैं। एक ऐसे छात्र को, एक ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने वाली बातें हो जाती हैं। अगर टीचर बहुत ही जानकार है, अपने सब्जेक्ट में बहुत ही मजबूत पकड़ रखता है, फिर भी बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि टीचर बच्चे को पढ़ाने में नाकाम हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। उसके पास सभी बातें होती हैं, जानकारी होती है, उसके विषय के संबंध में हर तकनीक की जानकारी होती है, लेकिन उस समय वो हार जाता है। वो कह सकते हैं कि वो थक जाता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए। और इसमें इस बात का ज्ञान या डायरेक्शन ऑफ लर्निंग या निर्देशन अध्यापक को होना चाहिए कि किस प्रकार से और कैसे किस काम को शुरू करे कि छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, वो एक्टिव होकर के सीखे, यह जाने कि किस प्रकार से किसी भी बात को सीखने के लिए या जानने के लिए कौन सी बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर कह सकते हैं कि टीचर का एक महत्वपूर्ण रोल है कि वो अपने स्टूडेंट को एक्टिव रखे शुरू से अंत तक के लिए, कि स्टूडेंट पढ़ सके या जान सके। इसका एकमात्र उपाय प्रेरणा है, या फिर कह सकते हैं कि मोटिवेशन है। यहाँ पे बहुत सारे जो एडुकेशनिस्ट हैं या फिर कह सकते हैं कि शिक्षाविद हैं, वो प्रेरणा के ऊपर में या मोटिवेशन के ऊपर में बहुत सारे विचार या चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेटेड किया जाए, किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चे बड़े ही आराम के तरीके से उस बात को सीख सके, समझ सके। यहाँ पे अगर कहें तो औपचारिक शिक्षा, जिसको हम रेगुलर स्कूल में जाकर के सीखते हैं, औपचारिक शिक्षा में मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन को चलाना, मोटिवेशन को कंट्रोल करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जब मोटिवेशन की बात आती है तो टीचर को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्या योग्यता, क्या रुचि और क्या विशेषताएं हैं, और ये सारी बातें जो एक स्टूडेंट पे हैं, एक स्टूडेंट के पास हैं, वो स्टूडेंट कितने दूर तक उस बात को लेकर के चल रहा है या कितने दूर तक उस बात के लिए एक्टिव है। और ये सारी बातें एक टीचर को जानना ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट की क्या कैपेसिटी है, इंटरेस्ट क्या है उसका। और जब एक टीचर को उसके एक स्टूडेंट के हर, या फिर कह सकते हैं कि एक क्लास में उपस्थित
हर स्टूडेंट के कैपेसिटी को जब वो जानता है, तब ही वो अपने एम्स को डिफाइन करता है कि वो क्लासरूम के अंदर में किस तरह से पढ़ाएगा। यहाँ पे ये भी जान लेना है कि जब भी टीचर क्लासरूम में जाकर के पढ़ाता है, तो वो केवल इसी तरह से किताब उठा करके जा कर के पढ़ाता नहीं है। वो जाता है तो एक एम्स लेकर के जाता है, एक एम लेके जाता है कि आज मैं जो विषय को पढ़ा रहा हूँ, वो विषय पढ़ाने से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे जब प्रेरणा की बात आती है, तो शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो एम बना रहा है, वो एम बनाने के साथ साथ क्या इस तरह से एम बना रहा है कि स्टूडेंट के हर स्टिमुलेशन को इनकरेज या इंक्रीज कर सके, उत्तेजना को उत्पन्न कर सके, और उसमें जो भी जिस समय तक स्टूडेंट को वो पढ़ाएगा, उस समय तक कोई भी ऐसे इंटरनल डिस्टर्बेंस टीचर के सामने नहीं होगा जब तक वो पढ़ा रहा है। या कह सकते हैं हम लोग सीधे तौर पे कि टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है, अपना एम इस तरह से बना के लेके गया है कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा हो तो एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से उस बात को सीख रहा हो, जान रहा हो और समझ रहा हो, और बड़े ही अच्छे तरीके से टीचर हर स्टूडेंट को जान रहा है, और उसके अनुसार से जो ऑब्जेक्टिव टीचर बना के गया है, हर स्टूडेंट की इच्छा, रुचि, योग्यता, इंटरेस्ट, एबिलिटी के अनुसार से क्लासरूम के अंदर वो उस बात को पढ़ाएगा। जब वो हर स्टूडेंट के हिसाब से वो बात पढ़ा रहा है, तो कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस इस बीच में नहीं होगी, और टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट को बता पाएगा। कारण ये रहता है कि बच्चों के मन के अनुसार से वो उसको मोटिवेट कर पाता है पढ़ाने के दौरान में, और वो उस मोटिवेशन के साथ साथ में वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर पाता है। यहाँ पे जो स्कूल है, उसका अपना एम्स ज़रूर से निर्धारित होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट के अपने क्रियाकलाप को या एक्टिविटीज़ को ढंग से काम कर सके या ढंग से बता सके। यहाँ पे हम इन सारी बातों के दौरान पे देख सकते हैं कि मोटिवेशन जो है वो सीखने के लिए या पढ़ने के लिए एक फर्स्ट अटेम्प्ट है या प्राथमिक आवश्यकता है, जिससे कि बच्चा बड़े ही आराम से या बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। यहाँ पे इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को चाहिए कि प्रेरणा या फिर मोटिवेशन देने के लिए बच्चों को कौन कौन से काम या कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस बात के लिए शिक्षक को जानकारी होना चाहिए। इन बातों का शिक्षक को जानकारी होना चाहिए कि वो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दे सके। तो अब हम लोग आते हैं कि मोटिवेशन क्या है। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा का अर्थ। प्रेरणा, जैसे अभी हम लोग देखें, मोटिवेशन एक अंदर से जागृत होने वाला मन है कि एक स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से जागृत हो जाए, किस प्रकार से जान ले कि एक बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया, जान गया उस बात को। अगर बच्चों के रूप में देखा जाए, बच्चों को प्रेरित करना या मोटिवेट करने के रूप में देखा जाए, तो सबसे पहली बात ये जानना होता है
जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि हर बच्चे की मानसिकता क्या है, योग्यता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ में है, वो चाहता क्या है, ये सारी बातें खास ज़रूरी होती है। ये सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए ये जानना चाहिए पड़ता है कि हर बच्चे का या हर मनुष्य का मानसिकता क्या है। अगर हम प्रेरणा को देखें या मोटिवेशन को देखें तो हम जान पाएंगे कि मोटिवेशन जो है वो मनोविज्ञान का एक भाग है, या फिर ये मनुष्य के मानसिकता या मनोविज्ञान का एक पक्ष है जिसको कि हमें जानना जरूरी है। अगर हम इसे मनोविज्ञान का एक पक्ष माने तो सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ पे मनोविज्ञान में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है या स्टडीज़ की जाती है। मनुष्य के ह्यूमन बिहेवियर के का स्टडीज़ की जाती है। यहाँ पे जो व्यवहार से एक प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का, चाहे वो हमारे मन के अनुसार से हो चाहे हमारे मन के अनुसार से नहीं हो, अधिकतर हम लोग तभी किसी मनुष्य को पढ़ना या जानने की कोशिश करते हैं जब वो हमारे मन के अनुसार से उलट कोई काम कर दे। तब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मनुष्य है इस तरह का व्यवहार या इस तरह का बिहेवियर क्यों किया, इस तरह का बिहेवियर करने का उसका मकसद या कारण क्या था, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं तो हम ये खोजते हैं कि वो क्यों, किस किस कारण से ये काम कर सकता है। इसके लिए हम मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। हम इसमें मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए हम इसमें दो पक्ष देखते हैं कि या तो उसको अंदरूनी रूप से या अंदरूनी मानसिक रूप से कोई समस्या होगी जिसके कारण से वो इस तरह से बिहेव किया होगा, या फिर कोई बाहरी कारण होगी जिससे वो इस तरह से बिहेव किया होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको इसको क्लियर करना चाहती हूँ। मान लीजिए हम रास्ते में हैं और कोई एक व्यक्ति आकर के किसी को थप्पड़ मार देता है। ये बिना सोचा हुआ काम है। अगर हम इस बात को ध्यान में दें कि किसी व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार दिया है तो हम चार बातें इसमें सोचेंगे कि वो क्यों थप्पड़ मारा, किसी व्यक्ति को क्यों थप्पड़ मारा, क्या रीज़न रहा होगा किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने का। इस थप्पड़ मारने को खोजने के लिए अनेकों बातों पर ध्यान देंगे। बहुत सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आएंगे, हमारे दिमाग में आएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहले से ही उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था जिससे कि वो सामने में आया और वो उसको एक थप्पड़ मार करके चला गया। दूसरी बात ये हम सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति के मानसिकता खराब थी कि वो बिना सोचे समझे मजबूरीवश पागलपन में वो उसको मार दिया। तीसरी बात ये होगी कि हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति अचानक से बन गई होगी जो कि वो उसको मार दिया। जो अंदरूनी बात है, जो अंदर मानसिकता से अपने मन से जाकर के मार दिया, वो हो गया अंदरूनी बात। मान लीजिए कि कोई अन्य प्रेरक कोई उसको कह दिया कि जाओ उसको मार के आओ। बहुत बार होते हैं कि बेट लगाते हैं लोग कि जाओ उसको मार के आ जाओ तो तुम्हें कुछ दे देंगे हम। तो इस तरह की बातें बाहरी बात हो गई कि बाहरी मोटिवेशन उसको मिला कि वो उसको मार दिया। जब वो अंदर से हुआ कि नहीं हमको बदला लेना है, अंदर से हुआ या फिर अंदरूनी मानसिकता के कारण हुआ, तो ये आंतरिक व्यवहार हो गया। तो इसी को आंतरिक कारक या बाहरी कारक
के रूप में देख सकते हैं। इस मानसिकता को ही मनोवैज्ञानिक प्रेरक के रूप में मानते हैं। ये प्रेरक ही एक व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है या एक्टिव बनाता है। जैसे अभी थप्पड़ मारने की बात हुई, अंदर से उसको एक इनकरेजमेंट मिला कि नहीं, एक व्यक्ति को मार देना है। वो बीच बाजार आया और अच्छे से एक थप्पड़ मार के चले गया। ये अंदर से उसको प्रेरणा मिली और वो व्यक्ति आ करके क्रियाशील होकर के, एक्टिव होकर के अपने काम को किया और वापस चला गया। ये जो नई तकनीक है, ये नई क्रियाएं हैं, ये इस तरह से जो आंतरिक मन है, बहुत बार इस तरह से अंदरूनी क्रियाएं या बाहरी क्रियाएं बच्चों को सीखने के लिए मजबूर करती है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ अलग सा या उलट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में ना दे करके इस बात को ध्यान में दिया जाए कि बच्चे जो हैं वो किस लिए एक्टिव होकर के पढ़ सकते हैं। या तो उसको कोई मोटिवेट करेगा या बताया जाएगा कि आपके लिए पढ़ने के लिए कितना अच्छा है, या खुद से अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार से देख करके ये समझ जाए कि पढ़ना लाभदायक है और वो खुद से पढ़े। तो ये सारी बातें आती हैं। तो यहाँ पे जो भी लक्ष्य है, एम है, जो वो निश्चित लक्ष्य को लेकर के एक व्यक्ति को क्रियाशील बनाते हुए उसे अपने मन मुताबिक काम को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यहाँ पे ये बात आती है किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को प्रेरित करने के लिए कि बच्चे में रुचि को पैदा किया जाए, किस तरह से इंटरेस्ट इंक्रीज किया जाए बच्चे में, किस तरह से उसको नियंत्रित कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उसको बताया जाए कि किस तरह से उसको साइकोलॉजिकली इंक्रीज किया जाए कि वो बच्चा पढ़ सके, इन्हेंस किया जाए कि वो बच्चा पढ़ सके और अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता सके। यहाँ पे जो बातें बताई जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं, इसमें कुछ बातें ध्यान देने लायक होता है कि क्या ये सारी बातें बच्चों को जो कि इंक्रीज करने के लिए हैं, बच्चा उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो प्रेरित होने के लिए तैयार है। प्रेरित होने के लिए तैयार है तो इंट्रिंसिक या फिर कह सकते हैं इनेंट एबिलिटी को इन्हेंस करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर वो प्रेरित होने के लिए तैयार नहीं है तो उसको बाह्य रूप से या वो बाहर से एक्सट्रिंसिक रूप से उसको इनकरेज करना पड़ता है कि किस तरह से आप आगे देख सके या पढ़ सके या जान सकें। यहाँ पे प्रेरणा जो है, मोटिवेशन है, वो एक इंटरनल पावर है, आंतरिक शक्ति है। और जो भी व्यक्ति उसको मोटिवेट करता है या किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है और वो उस काम को करने के लिए तैयार कर देता है। यहाँ पे जब प्रेरणा की बात आती है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की बात होती है, मोटिवेशन की बात आती है, तो जिस प्रकार से हम इस बात की ओर चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे विद्वान पहले ही इस बात के लिए चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से कुछ के बातों को नाम को मैं आपको बता रही हूँ। जैसे है जॉनसन, इनका कहना है प्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार की ओर संकेत करती है और उसका मार्ग निर्देशन करती है। मोटिवेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्नल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज इंडिकेटिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम गुड को देखेंगे, गुड भी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं। ये कहते हैं क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग
sustaining and regulating activity. वुडवर्थ एक और शिक्षाविद है, एडुकेशनिस्ट है। ये कहते हैं प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो कि निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करता है। A motive is a state of the individual which disposes him for certain behavior and for seeking certain goals. ये वुडवर्थ कहते हैं। अब ब्लेयर एंड जॉन्स एंड सिम्पसन्स, इनके अनुसार ये कहना है कि प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उनके वातावरण में विविध लक्ष्यों की ओर निर्देशित होते हैं। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस in which the learner internal energies or needs and directed towards various goals in his environment. Blair, Jones and Simpsons. According to Blair, Jones and Simpsons. अब अगर हम बर्नार्ड को देखें तो ये कहते हैं कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही प्रेरणा है। मोटिवेशन इज द स्टिमुलेशन ऑफ एक्शन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वेयर प्रीवियसली देयर वाज लिटिल और नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द गोल। बर्नार्ड। मैकडोनाल्ड ऐसे कहते हैं, व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही प्रेरणा है। भावात्मक जागृति और पूर्वानुमान उद्देश्य प्रक्रियाएं इसके विशेष गुण हैं। मोटिवेशन इज एन एनर्जी चेंज विथिन द पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाय इफेक्टिव अराउजल एंड एंटिसिपेटरी गोल रिलेशंस। मैकडोनाल्ड। यहाँ पे इन विद्वानों की जो मैंने बात की, उन विद्वानों के जो परिभाषाएं हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी मैं कह रही थी, उनका विश्लेषण करने पे हम कुछ खास बातों को देख सकते हैं। सबसे पहला है कि जो मोटिवेशन है व्यक्ति के व्यवहार को जागृत या उत्तेजित करती है। व्यवहार के संचालन प्रेरणा के द्वारा होता है। व्यवहार का संचालन प्रेरणा के द्वारा होता है। यहाँ पे अगर हम मोटिवेशन को देखें तो मोटिवेशन का जो काम है वो इस प्रकार का काम है कि वो स्टूडेंट के व्यवहार को जागृत कर देती है या इनकरेज कर देती है, मोटिवेट कर देती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर देती है स्टिमुलेशन के द्वारा। अब अगर हम इसे देखें तो जब हम किसी व्यक्ति को कहें कि आप कोई काम नहीं कर पाते हैं तो वो दो बात होंगी, या तो वो गुस्सा आ जाएगा या समझ जाएगा कि उससे पता चल गया है कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, और इसके द्वारा वो उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाएगा, उस काम को करने के लिए इच्छुक हो जाएगा कि किस प्रकार से हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मनुष्य के व्यवहार को जागृत किया जा सकता है प्रेरणा के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रेरणा व्यक्ति के अंदर शक्ति परिवर्तन से प्रारंभ होती है। शक्ति परिवर्तन से प्रारंभ होती है, लेकिन बहुत बार जो प्रेरक होते हैं वो शक्ति परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो मोटिवेशन होता है
बहुत सा बार किसी व्यक्ति को जब मोटिवेट कर दिया जाता है तो व्यक्ति अंदरूनी रूप से एनर्जेटिक हो जाता है और उस एनर्जेटी से वो बहुत सारे काम करने लगते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कि इस पत्थर को आप नहीं घसका पाइएगा, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति ये जान के कि हम किस प्रकार से इस काम को नहीं कर पाएंगे, ज़रूर से कर पाएंगे, और उस काम को करने के लिए वो अपने अंदर इतनी ऊर्जा या इतनी एनर्जी को लेते आएगा कि वो उस काम को हर हालत में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, हर हालत में उसको कंप्लीट करेगा और उसके लिए वो अपने अंदर एनर्जी लाएगा। लेकिन बहुत बार अनेक प्रकार के मोटिवेशन स्टूडेंट के एनर्जी लेवल को या कैंडिडेट के एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं हर तरह के मोटिवेशन। तीसरी बात है कि प्रेरणा क्रियाशीलता का एक एग्जाम्पल है, या प्रेरणा मनुष्य को एक्टिव बना देता है। मोटिवेशन एक मनुष्य को एक्टिव बना देता है। चौथी बात है कि प्रेरणा अभिव्यक्ति भावात्मक प्रदर्शन या इमोशनल एक्सप्रेशन के द्वारा होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन इमोशनल एक्सप्रेशन के द्वारा होता है। अगर हम मोटिवेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो वो इमोशनल एक्सप्रेशन के द्वारा होगा। यहाँ पे जो इमोशनल एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा वो इमोशन से जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पे ये जो इमोशंस होते हैं वो ये इमोशंस कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। सीधे तौर पे अगर इस बात को समझना चाहें तो जो भी काम मोटिवेशन का होता है वो कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 एग्जाम्पल के द्वारा कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा सा चट्टान है, आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, वो मेरे इस कथन का उस व्यक्ति के ऊपर में ये भावात्मक रूप से प्रेशर पड़ जाएगा, इमोशनल रूप से प्रेशर पड़ जाएगा। वो ये समझेगा कि किस तरह से इसने मुझे कमज़ोर कह दिया। ये भावात्मक एक्सप्रेशन होगा, ये इसके इमोशन को ठेस पहुंचाने जैसी होगी बात, इमोशन को धक्का देने वाली बात होगी, और वो उस इमोशन में उस को अपने रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल करेगा और वो उस काम को करेगा। तो यहाँ पे प्रेरणा की अभिव्यक्ति या मोटिवेशन का एक्सप्रेशन जो है वो इमोशनल एक्सप्रेशन के द्वारा होता है। पांचवी बात कि प्रेरणा जो है, मोटिवेशन है, ये एक टूल है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि काम लिया जा सकता है। ये काम नहीं है, मोटिवेशन जो है वो काम नहीं है, एक टूल है, और इसको पूर्ण करने के लिए, इस किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन एक साधन है। तो अगर हम इन बातों को देखें तो मोटिवेशन को हम लोग 5 रूप में देख सकते हैं कि मोटिवेशन से व्यक्ति के अंदर उत्तेजना, स्टिमुलेशन उत्पन्न होता है जिससे कि वो किसी को काम करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी बात, मोटिवेशन से एक ह्यूमन बीइंग में एनर्जी डेवलप हो जाती है जिससे कि वो काम करता है। उसमें एक ह्यूमन बीइंग में एक्टिवनेस आ जाती है, एक्टिविटी करने लगता है वो। उसके बाद चौथी बात है कि वो मोटिवेशन एक मनुष्य के इमोशनल फेजेस को इनकरेज करके होता है। और पांचवी बात है कि मोटिवेशन ये
टूल नहीं है, ये एक टूल है और इसके ये कोई काम नहीं है जिससे कि वो कर सके। अब हम लोग दूसरी बात को देखेंगे कि हमारे सामने जो अभी हम लोग प्रेरणा या मोटिवेशन के बारे में जान रहे थे, ये मोटिवेशन है क्या, किस तरह के मोटिवेशन होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा के प्रकार क्या हैं। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रेरणा मनुष्य के अंदर से मनुष्य को जागृत किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, और दूसरी बात कि मनुष्य को बाहरी रूप से प्रेरित किया जाता है। तो अगर काइंड्स ऑफ मोटिवेशन में देखा जाए तो हमें दो प्रकार के मोटिवेशन साफ तौर पे दिखाई पड़ेंगे। पहला है इंट्रिंसिक, आंतरिक, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, बाहरी रूप से, या फिर कह सकते हैं इसको आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सबसे पहले हम लोग आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को देखेंगे। आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है एक तरह का आंतरिक शक्ति जो कि हर ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से पता चलता है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में जो मोटिवेशन होती है वो बहुत सारे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही हाई लेवल का होता है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी शक्ति बहुत प्रबल होती है, और बच्चा को जिस प्रकार से उसकी इच्छा होती है वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने काम को बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही लगन से और बहुत एग्रेसिव होकर के करता है। यहाँ पे बच्चे के सामने जब इस तरह की प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा होती है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए बच्चा बहुत सारे काम करता है, और इस काम को करने से बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है, उसे संतोष प्राप्त होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए बच्चा एक ऐसे परिवार से है जिसमें गरीबी है, या फिर कह सकते हैं कि घर के बच्चे दूसरे तरफ से देख सकते हैं कि घर में बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चा पढ़ नहीं पाता है, लेकिन एक बच्चा का मन बहुत करता है कि वो पढ़े और सबसे आगे हो जाए। वो उसके अपने आंतरिक मन से होता है और इतना प्रबल होता है कि हम जानते नहीं हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे वो काम करना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो वो बच्चा खुद से पढ़ेगा, खुद से, बिना किसी के मार से, बिना किसी के डांट से वो खुद से रोज़ स्कूल जाएगा, चाहे वो बीमार हो, चाहे उसको कोई भी समस्या हो, रोज़ स्कूल जाएगा, रोज़ स्कूल से आएगा, वो बहुत लगन से पढ़ेगा, इसलिए पढ़ेगा कि मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है। और जब वो इस तरह का काम कर रहा होगा तो उससे बड़ा चैन मिल रहा होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट जो हैं, वो इसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य में या बच्चे में एक तरह से मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव आ जाता है, और जब तक वो उसको पाता नहीं है वो उसके लिए असंतोष रहता है, और जब वो बच्चा उस काम को करने के लिए काम करने लगता है और वो उत्तेजित होता है कि किस तरह से हम अपने गोल को पाएं, और उसके लिए काम करने लगता है, तो वो उसको अच्छा लगता है और वो उस काम को करता है। यहाँ पे जब पढ़ाने वाली बातें आती हैं तो यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन
का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सीखने के लिए अगर छात्र में आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी तो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकता है और उसके पढ़ने से, उसके सीखने से ये बात बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उसके ऊपर होगी। और दूसरा प्रकार जो है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार से जो बाह्य प्रेरणा है वो मनुष्य के अंदर बहुत बार मुख्य स्टिमुलेशन या प्रमुख उत्तेजक के रूप में, एक उद्देश्य के रूप में, एक एम के रूप में होता है, जिसको पाने के लिए बालक के सामने एक लक्ष्य होता है या एक एम होता है। ये जो प्रेरणा होती है, ये मोटिवेशन होते हैं, वो बाहरी तत्वों से या बाहर के बहुत सारे एनवायरनमेंट को देख करके, रिएक्ट करके बच्चे के सामने आता है या बच्चे या मनुष्य के सामने इसको रखा जाता है। इसमें बहुत बार बच्चे की बहुत ज़्यादा अंदर से प्रबल इच्छा नहीं होती है, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट से उसे इस तरह से प्रदर्शित उसके सामने किया जाता है कि उसके अंदर वो बातें प्रबल इच्छा के रूप में आ जाए। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन बाहरी एनवायरनमेंट उसको उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बार जब स्कूली शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा में सीखने के लिए बालक को या स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है और ये मोटिवेट करना बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो इस तरह से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उपयोग किया जाता है कि बच्चा जब स्कूली शिक्षा में जा रहा हो तो ये उस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के रूप को देखते हुए वो अपने पढ़ाई को कर सके। यहाँ पे जो टीचर है वो उसको सिखाने के लिए बहुत बार एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का प्रयोग करता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का जब वो प्रयोग करता है तो वो एक तरह से देखे तो बहुत सारे काम को करता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करने के लिए बच्चों की जो आदतें हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें या फिर जो भी है, उसकी इच्छाएं, स्टूडेंट की इच्छाएं जो हैं, उसका अपना कोशिश जो है उसको इनकरेज करता है और उसको देखते हुए अपने पढ़ाता है। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एक रूप है। बहुत बार टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। जैसे क्लास में पढ़ाने के दौरान कोई बच्चा बता रहा है, वो गलत भी बोले तब भी उसे इनकरेज करने के लिए कि हाँ तुम बोल सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तुम जानते हो, इस तरह से करके उसको प्रशंसा करना। बहुत बार कोई बच्चा अच्छा किया तो उसको पुरस्कार देना, जिससे कि क्लास में दूसरे बच्चे जो हैं वो देख करके इनकरेज हो कि मुझे भी ऐसा काम करने पे पुरस्कार मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी करना होता है कि उसके अंदरूनी मन को हर्ट कर देना होता है वो, और उससे उसको मोटिवेट देना पड़ता है। जैसे कि किसी को ये कह देना है कि तुम पढ़ते नहीं हो, अच्छा से काम नहीं करते हो, जो देते हैं करते नहीं हो, इसलिए तुम इस तरह की स्थिति में हो, तुम्हारा क्या होगा, फेल हो जाओगे। बहुत बार घर में बच्चों को कहा जाता है कि आप फेल हो जाओगे अगर आप नहीं पढ़ोगे। तो बच्चा अंदर से इतना डर जाता है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, अगले क्लास में मेरे दूसरे फ्रेंड चले जाए और मैं इसी क्लास में पढ़े रहा, मेरे से जूनियर जो है मेरे साथ आ जाए और मेरे साथ जो है वो मेरे से सीनियर बन जाए। ये इंसल्ट उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो बच्चे में इंट्रिंसिक मोटिवेशन से बहुत बार ज़्यादा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत फ़ायदा होता है। ये सारी बातें जो है वो बाहरी रूप से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे जो भी टीचर हैं पढ़ाने के दौरान इन
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का सहारा लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। मनोवैज्ञानिक भी इस बात के पक्ष में हैं कि अगर पढ़ाने के दौरान टीचर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा को लेकर के चलें तो इससे टीचर जो है बहुत ही अच्छे फल को देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे बातों को देख पाएंगे। यदि बालक किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित है तो उसकी अपनी आंतरिक प्रेरणा से स्टूडेंट सीख सकता है। लेकिन टीचर जब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उसको देता है, बाह्य प्रेरणा देता है, तो बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। तो आज हम लोग देखें कि प्रेरणा क्या है, व्हाट इज़ मोटिवेशन, और प्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर से मोटिवेशन का एक नया भाग आपके सामने लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।